नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो है, ये दो पार्ट में आएगी। आज असम के ऊपर मेरे को बात करनी है और बंगाल की एक अपडेट देनी है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा ईरान और यूएसए के बारे में। तो वो वीडियो मैं अलग से डालूंगा। अभी के लिए हम शुरुआत करेंगे असम से और उसके बाद हम जाएंगे आपका क्या कहते हैं बंगाल की तरफ। तो जैसे मैं लास्ट टाइम बात करी थी बंगाल के बारे में, अब की बार बात होगी असम के बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि असम के चुनाव भी तय हो गए हैं। एक ही फेज में चुनाव होगा 9 तारीख को, अप्रैल में। तो इस चुनाव के अंदर आपका एनडीए की अलायंसेज है और आपकी कांग्रेस है। तो एनडीए अलायंसेज के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उसमें से जो कार्विंग हुई है, एसआईआर हुआ है, उसके अलावा आपका जो वहाँ पे फिर से परिसीमन हुआ था, तो इस सब के बाद में जो हेमंत बिस्वा शर्मा है बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं हमेशा की तरह। और बीजेपी का सिंपल से फंडा है, वो सीधी बात कर रहे हैं, ये चुनाव जो है वो है डेवलपमेंट के बारे में और इलीगल जो लोग घुसे हुए हैं असम के अंदर उनको वापस या तो बांग्लादेश भेजने के बारे में, उनको पकड़ने के बारे में। इसमें उनकी कोई तरह तराप नहीं है। और जैसा वहाँ पे जो चलन है और जो वहाँ की लोकल भाषा के हिसाब से बोला जाता है, तो असम में दो तरीके के मुसलमान होते हैं। जो वहाँ के इंडिजिनस हैं, जो पहले से हैं, हमारे यहाँ के ही हैं, वो है। और दूसरों को बोला जाता है मियाँ मुस्लिम्स। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के हैं उनका क्लियर फंडा है कि असम के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड इंक्रोचमेंट और इनकी इन्फिल्ट्रेशन है, उसको क्लियर करे जा रहे हैं। लाखों हेक्टेयर ज़मीन बताई जाती है जो कब्जे में है, उसमें से हज़ारों हेक्टेयर छुड़ा भी ली गई है। और इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। अब जो निकल के आई है वो है अलग अलग चीज़ जो हमें नोटिस करनी है। तो जैसे कि मैंने पास सबसे पहले बोला, जो उनके भाजपा का जो चुनाव का मुख्य बिंदु है वो है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की चीज़ें बताना। असम के अंदर एक हाईवे इनॉग्रेट हुआ, उसका ड्रोन शॉट भेजा गया, तो कांग्रेस वालों ने कि जो प्रवक्ता और सोशल मीडिया हैंडल जो रखते हैं उसको फेक बता दिया। मुझे विश्वा शर्मा ने उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जाहिर कर दी और फिर थू हो गई। ये अभी लास्ट थोड़े दिन पहले हुआ था। तो असम इज डेवलपिंग। मेन दिक्कत क्या है वहाँ पे है, वही डेमोग्राफी चेंज हुई है कई सारे जिलों में। अब एसआईआर के साथ साथ वहाँ पे वापस से डिलिमिटेशन भी एक्सरसाइज हुई थी। उसके अलावा असम के अंदर क्योंकि पुराने जो लॉज और चीज़ें हुई थी उस वजह से एनआरसी भी चल रहा है। तो एसआईआर से पहले वहाँ पे एनआरसी का फंडा है, उसके बाद एसआईआर अलग से निकल के आएगा। ये टेक्निकल है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स के वजह से हुआ है। तो अब बात आती है ओपिनियन पोल्स की। तो आईएनएस मैट्रिक्स ने जो ओपिनियन पोल दिया है उसमें आपका एक बार चेक करके क्लियर कर लेता हूँ। तो उसने बीजेपी और अलाइज का जो है उसके अंदर उनको दी है 96 ने 98 सीट्स और 96 से 98 दे दी हैं। और अपोजिशन पार्टी को दी है 26 से 28 सीट्स और 2 से 8 सीट्स अदर्स को दी हैं। अब टोटल जो आपका है इसमें मेजोरिटी मार्क जो चाहिए होता है वो 64 का है, सिर्फ 64 का, क्योंकि 126 ओवरऑल होती हैं, तो 64 का इसमें मेजोरिटी मार्क होता है। अब 126 में से 64 का मेजोरिटी मार्क है, 96 से 98 सीट आईएनएस मैट्रिक्स दे रहा है। और हिमंत बिस्वा शर्मा सीधी बात कह रहे हैं कि उनको मियाँ वोट नहीं चाहिए। डेमोग्राफी चेंज जो गलत तरीके से किया गया उसके एक सख्त खिलाफ है और डेवलपमेंट के लिए प्रो हैं। इसी बीच 3-4 चीज़ें जो पिछले 2 हफ्तों में हुई है उसके ऊपर बतानी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी लोकसभा जो चुनाव पहले हो गए थे 2024, अब राज्यसभा चुनाव की जो कुछ सीट्स आती हैं उसके चुनाव हुए गए। इसी बीच में नुगोंग एरिया है असम में, वहाँ के जो एमपी हैं लोकसभा में कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दे के भाजपा ज्वाइन कर ली। ये होने के बाद से 99 सीटों से घट के कांग्रेस 98 सीटों पे आ गई है।
ये खबर आई है। दूसरी खबर आई है क्रॉस वोटिंग हुई है, और वो क्रॉस वोटिंग अक्रॉस द बोर्ड हुई है। अब उड़ीसा में एक फीमेल मुस्लिम एमएलए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। उन्होंने और डायरेक्टिव ये दिया गया कि हमें किसी ने बताया नहीं किसको वोट करना, तो जो हमें ठीक लगा हमने उसको वोट कर दिया। पर बिहार के अंदर कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी और इनके विधायकों को खींच के अपनी तरफ लेके आई। एआईएमआईएम की तरफ से भी अपनी तरफ वोट डलवाए, लेकिन इनके 6 में से, कुल 6 विधायक थे इनके, उसमें से 3 ने क्रॉस वोट कर दिया। मतलब 50% ऑफ पार्टी आपकी वहां खत्म हो गई। इसके अलावा असम के अंदर ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, पर बीजेपी के पास इतने टिकट्स और ये नहीं है कि उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो असम में भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत चुटकी तो ये बात बोली थी कि मैं इतने साल कांग्रेस में रहा हूँ, अब मैं बीजेपी में हूँ, अब तुम कुछ भी कर लो, अगर ये वाली बात आती है तो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से होगी ही होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सबको जानता हूँ जो कांग्रेस में, और मैं ये भी जानता हूँ कि किसको क्या प्रेफरेंसेस हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल का टोल वाली बात है। अब बात है 126 सीट्स की। 126 सीट्स के अंदर में से 103 सीट्स, 103 सीटों पे भाजपा अपने उम्मीदवार उतार रही है, और 23 सीटों पे भाजपा में मतलब इस समय ने कहा है कि इस पे बीजेपी नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये सीटें वो हैं जिस पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल मेजोरिटी में है। इस पर और कुछ और सीटों को ये अपने अलाइज को लड़ने के लिए देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का फंडा क्लियर है कि 103-104 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, कुछ हारेगी कुछ जीतेगी, तो अराउंड 100 सीटें वो अपने दम पे निकालें। और जो अलाइज लेके आते हैं उसके साथ में वो चाहते हैं 100 का ऊपर का आंकड़ा जाए। हिमंता दा का चुनाव लड़ने का तरीका बाकी किसी मुख्यमंत्री के मुकाबले थोड़ा अलग है। अब ये भी बात है कि वो इतने सालों से वहाँ की पॉलिटिक्स में है। एक टाइम पे जब ये कांग्रेस में थे तब उनका बात हुई थी कि ये सीएम बन सकते हैं, उस टाइम उन्होंने बनाया नहीं। इवन ये किस्सा निकल के आता है कि जब ये कांग्रेस में थे और एक राहुल गांधी से बात करने गए, तो राहुल गांधी इनसे बात करने के बजाय अपने डॉग से खेलने में ज़्यादा व्यस्त थे, और इस बात का इनको काफ़ी इस तरह से रियलाइजेशन हुई थी कि ये बताते हैं कि एक तरह से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हमारी बात की कितनी वैल्यू है कांग्रेस में, तो उन्होंने उस टाइम कांग्रेस छोड़ दी और ये बीजेपी में आ गए। अब ये बीजेपी में नहीं थे ओरिजिनली, कांग्रेस से इधर आए, लेकिन बंदा बिल्कुल क्लियर है। आप नेता की पहचान उसकी आइडियोलॉजी से करते हैं, आइडियोलॉजी में बिल्कुल क्लियर है ये बंदा। इसको डेवलपमेंट चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, नेशनल सुरक्षा चाहिए, और जो इलीगल आए हैं उनको इसको वहाँ से हटाना है, अपनी ज़मीन फ्री करानी है, और असम को सांस लेने का मौका देना है, और ये उसको कर रहे हैं। असम के अंदर मैट्रिक्स आईएनएस 96 to 98 सीटें दे रहा है। मैं अपनी तरफ से जितना सारा समझ पाया, और क्योंकि एक एमपी भी जो कांग्रेस के थे उन्होंने अपना दल बदला है वहाँ से कांग्रेस की तरफ, तो आई थिंक कि कांग्रेस उन 23-24 सीटें जो एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी पे हैं, उसके अलावा मुझे कांग्रेस 1 या 2 सीटें आती हुई नज़र आती है। मुझे लगता है कि आपका जो असम है, असम के 126 सीटों में से बीजेपी 100 से 104 सीटें निकालेगी विद देयर अलाइज। अपने दम पे मेरे को लगता है बीजेपी 93 से 96 सीट्स के बीच में रहेगी, और 5-10 सीटें अलाइज और ये सारा मिलके होगा। ये नंबर बढ़ भी सकता है क्योंकि टाइम है, चुनाव होना है और कार्रवाई बिल्कुल स्पीड में चल रही है। और हमारे को देखने को जैसे अभी वहाँ पे जैसे अमित शाह जी गए, मोदी जी गए, प्रॉपर सारी चीज़ों का देख रेख हो रही है, और अमित शाह जी और मोदी जी असम पे बहुत पैनी दृष्टि बना के बैठे हैं।
हिमंता बिस्वा शर्मा तो अपनी तरफ से लगे ही हुए हैं, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का सिंपल फंडा है 9 तारीख तक यहाँ पे अपना काम करके पूरा क्लियर करके 10-11 तारीख से उनको बंगाल में भी उतरना है। अब बंगाल में इनको उतरने है तो पहले अपना काम पूरी स्पीड में चल रहा है, सेंट्रल लीडरशिप साथ में है, और मैट्रिक्स और इन्होंने जो आप आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 96 to 98 बीजेपी अलाइज के साथ में बताया गया है। मेरा मानना है 93 to 96 सीटें बीजेपी अपने दम पे निकालेगी, बाकी 2 से 8 सीटें जो भी निकल जाएं अलाइज की वो साथ में आ जाए तो और बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एनीथिंग अबव 100 विद देयर अलाइज इज गुड, और अगर खुद 100 के आसपास आ जाते हैं फिर तो क्या ही कहने हैं। अब इसके अलावा बात हम शुरू करेंगे बंगाल की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, SIR चल रहा है। 23 और 29 तारीख को वहाँ 2 चरणों में चुनाव हैं। पहले चरण में 152 सीटें और दूसरे चरण में 142 सीटें। इन दोनों चुनाव के बीच में अब बीजेपी ने जो चीज़ें ऐड करी हैं सेंट्रल की तरफ से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और सेंट्रल अपनी चुनावी रणनीति में बीजेपी ने, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या चीज़ नई डेवलप हुई है, उसके अलावा जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोगों को क्या देखा है, लोगों ने क्या नहीं ऑब्जर्व हुआ है, कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, उस पर हम एक एक करके पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से। बीजेपी का इस बार चुनाव का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, वो ममता बनर्जी को कन्फ्रंट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। लास्ट टाइम दीदी ओ दीदी इधर उधर की बात है, उसमें बीजेपी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बीजेपी का सिंपल सा फंडा है डेवलपमेंट और इलीगल जो लोग वहाँ घुसे हुए हैं उसको हटाने के ऊपर, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स पे वहाँ पे लोग हैं उनका रुका हुआ DA जो 2009 से 2020 के बीच में रोका गया था, अराउंड 12 लाख कर्मचारियों का, उसको क्लियर कराया गया है। और सीधी बात बोली गई है कि आपको 5वां वेतन, लोग अभी देश में 7वां वेतन आयोग मिलता है, 8वें की तैयारी है, वो मिलना शुरू होगा आगे। लेकिन बंगाल में 5वां वेतन आयोग मिलता है प्लस 6th जो है आपका वेतन आयोग, उसके कुछ पार्ट्स में ला करके। उसमें DA का जो मसला था उसको शुभेंदु अधिकारी खुद क्लियर करा के लाए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिस पे बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि आपको 25% अभी क्लियर करना पड़ेगा टोटल अमाउंट का, और बाकी आगे। अब ममता दीदी के साथ दिक्कत ये है, सरकारी कर्मचारी को तब पैसे देगी जब खजाने में कुछ बचा हो, सब कुछ तो फ्रीबीज और अपीजमेंट में बांट दिया है। अब सब कुछ अगर फ्रीबीज और अपीजमेंट में बटेगा और यहाँ नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़ा तबका होता है सरकारी कर्मचारियों का किसी भी स्टेट या सेंट्रल चुनाव में। मुझे अभी भी याद है, अभी बीच में इससे पहले जो इंटरमीडिएट चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में एक MP की पोस्ट थी, उसका भी 2024 के बाद ही वो डिसाइड ही हुआ था। जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी का जो पोल होता है उसका जो रेशियो था उसके बेसिस पे, मतलब जो चुनाव हुआ था उसमें जो रेगुलर वोटिंग थी उसमें बीजेपी कर्मचारी जो नेता थे वो आगे थे, लेकिन फाइनल पोल जब पूरा कंडक्ट हुआ जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पोल्स भी थे, उनको जब एड अप होके आया तो कांग्रेस जीती, वरना कांग्रेस उस टाइम 99 से 98 पे आ जाती। अब तो चलो उन्होंने पार्टी छोड़ के इधर आए तो 99 से 98 पे आई है, तो 99 से 98 पे आ गई है कांग्रेस पार्टी। और अगले चुनाव तक कुछ और भी चीज़ें बदलती हुई आपको दिख सकती हैं, हैरान नहीं होइएगा। तो जो चुनाव के अंदर जो वहाँ पे लोकल सरकारी कर्मचारी होते हैं उसका काफ़ी फ़र्क आता है। अब बेसिक पे से और सब कुछ मिला के जब बात शुरू होती है तो बिहार जो सबसे कमज़ोर और पिछड़ा गरीब स्टेट बताया जाता है देश का, वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आती है 45,000। बंगाल में इस सैलरी स्टार्टिंग आती है 25,000। देखिए कितना फ़र्क है सरकारी पे में। क्यों? क्योंकि एक जगह मिल रहा है 7th पे कमीशन, एक जगह मिल रहा है 5th पे कमीशन प्लस 6th पे कमीशन के कुछ पार्ट्स। ये ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पहले से होता आया है। उस टाइम पे कम्युनिस्ट करा करते थे, अब क्या कहते हैं
ममता बनर्जी की सरकार में भी हुआ है। और ये ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें आई हैं मैं उसी पे बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है। इसके बाद चीज़ आती है कि SIR, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि उसमें 58 लाख पहले हटे थे, जो कि एब्सेंटीज, डेथ, जो पलायन कर गए हैं, डुप्लीकेट, इन 4 कैटेगरी को हुआ था। बाद में इसमें 7 लाख ऐड हुए थे, उसमें से तो 65 का नंबर चला गया, 65 लाख का 2 लाख नए जो वोटर ऐड हुए उसको हटा दे तो 63 लाख का रेशियो बन के आया, लेकिन 65 लाख टोटल कटे थे। अभी जो बाकी बचे हुए 60 लाख लोग हैं जिसके बारे में बातचीत अभी ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है, उसमें जो नंबर कट गया उसके बाद में फाइनल टैली मिल जाएगी। अब इसके उस जो क्या कहते हैं इसके उस पूरे SIR के पीछे ममता बनर्जी लगी रही और इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह गई। अब सुप्रीम कोर्ट से हर जगह जाते जाते ये हर चीज़ में, मतलब इनके साथ ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को जाती है। अभी भी ये कल परसों एक चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको सही से हिदायत दी गई। अब हिदायत दे क्या दी गई, देखिए आप CM हैं, आपके अंडर कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, आपके नेताओं के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन बेसिक ट्रैफिक को रुकवाना फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और सारी चीज़ें ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब ऑरेंज लाइन बन रही है कोलकाता के अंदर, तो जो कि कनेक्ट करती है एरिया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उस पर काम चलना है, 2 दिन के लिए ट्रैफिक ऑफ मांगा गया, इन्होंने मना कर दिया तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं मेट्रो वगैरह की, वो गई हाई कोर्ट में, वहाँ से बात करी तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने चैलेंज किया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर सीधा संज्ञान क्या लिया है, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहा कि अगर आपसे ये काम भी नहीं होता तो ये आप सरकार चलाने के योग्य नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ पूरी करने में असमर्थ हैं। और जो स्टेटमेंट बोली गई है वो ये बोला गया है कि मिस ममता बनर्जी, यू आर not able to constitute your constitutional duties and you are in dereliction of your constitutional duties। ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा माना जाना चाहिए, पर इसके बारे में कोई ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं भी कहीं सुन रहा था तो उस टाइम पता चला, उसके बाद देखा तो ये सच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सुन को बोला गया, सही फटकार लगाई, उनको वापस भेज दिया गया और जो ऑर्डर था उसको अपहोल्ड किया गया, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई 2 दिन का आपको ट्रैफिक ब्लॉक देना पड़ेगा ताकि काम मेट्रो का जो है पूरा हो सके। इस चीज़ के ऊपर भी इनकी नहीं चल पा रही है और बाकी तो चीज़ें आ ही रही हैं। इसके अलावा 6 पॉइंट एजेंडा दिया गया है आपका क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 6 पॉइंट्स क्या हैं कि हम प्री एंड पोस्ट वायलेंस नहीं होने देंगे, दूसरा इंटिमिडेशन कोई करना चाहेगा वो नहीं होने देंगे, तीसरा पॉइंट हम बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, चौथा पॉइंट सब कुछ ऑनलाइन दिखाया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन सर्वेलेंस चलेगी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ में, पांचवा पॉइंट आपका बूथ कैप्चरिंग के अलावा एक बूथ होल्डिंग भी होता है, थोड़ा चीज़ अलग होती है और हम उसको भी नहीं होने देंगे, और छठा और सबसे मेन प्रलोभन और ये चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर कमर कसी जाएगी। इसमें देखने वाली चीज़ें ये हैं कि इंटीमेशन टैक्टिक का क्या मतलब होता है। इंटीमेशन टैक्टिक का ये मतलब होता है कि इलेक्शन का डे है, आपका पूरे एरिया में जैसे कोई सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बिल्डिंग, समाज से कोई बाहर निकलना चाहे तो गेट पे ये बैठ जाते हैं। किसी एक पार्टी का कोई, जैसे आपने पुरानी खबरों में सुना है कि इस फलाना पार्टी के गुंडे बैठ गए तो लोग वोट देने नहीं गए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बंदे का कि उसको वोट डालने का है। अगर ऐसी खबर आती है कि कोई वोट डालने में रोक रहा है तो उसी टाइम पुलिस जाएगी, उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करेगी और जो बंदा वोट डालना चाहता है उसको पुलिस स्टेशन, पोलिंग बूथ तक लेके आएगी। ये पुलिस का काम है। दूसरी चीज़,
2000 प्लस आपके सेंट्रल फोर्सेस उतारी गई हैं, 2000 प्लस कंपनीज, जिसका नंबर निकल के आता है 5 लाख से ज़्यादा। एक कंपनी में 2,500 सैनिक होते हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेज उतारी गई हैं, प्लस स्टेट पुलिस की उतारा गया है। और पिछली बारी जो प्री और पोस्ट वायलेंस हुए थे, उसके मद्देनज़र जो भी जहाँ भी ये वायलेंस हुआ और वहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो उसका डंडा, उसके बारे में संज्ञान लिया गया है और उसके बारे में कमेटी बैठी, जिसमें सीधा बोला जा रहा है कि सस्पेंशन वस्पेंशन नहीं। अगर आप पाए जाते कि आपने कार्रवाई नहीं करी, चाहे आप किसी से दब के नहीं करी, आपने खुद के अपने उससे नहीं करी, तो टर्मिनेशन है। और आप मान के चलिए इस देश में कुछ किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ने पे कोई राइट ही नहीं है। तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा वहाँ का एकदम तैयार हो गया कि नहीं जी, हम पूरा ध्यान देंगे और किसी को भी वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। तो 5 लाख सेंट्रल फोर्सेज ये जिम्मा उठाएंगे कि अगर किसी को रोका जाता है तो सेंट्रल फोर्सेज भी जाएं, कि अगर किसी को इवन पुलिस वालों के ऊपर भरोसा नहीं तो सेंट्रल फोर्सेज विल मेक श्योर कि आप वोटिंग अपनी डालेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को रोक दिया जाता और वोट डालने नहीं जाता है तो ऐसे केस में ये संज्ञान लिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा कि हम वहाँ पे रीपोल करवाएंगे। अगर ऐसा खबरें आती हैं कि लोगों को सच में रोका गया और ऐसा सफिशिएंट नंबर और सब निकल के आता, तो ऐसी हर एक सीट पे रीपोलिंग की भी बात करी गई है। तो अगर प्री एंड पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा, इंटिमिडेशन नहीं होगी, लुभावन के उसमें नहीं आने दिया जाएगा, लोगों को मेक श्योर किया जाएगा कि अगर आप वोट डालना जाने चाहते हैं तो आपको कोई रोक ना पाए। आपके सोसाइटीज़ के अंदर पोलिंग बूथ्स रहेंगे ताकि आपको दूर जाना ही ना पड़े, पोलिंग बूथ्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। पोलिंग बूथ्स के अंदर 100% सर्वेलेंस होगी और डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जहाँ तक है कि नकाब वकाब पहन के, ये सब पहन के अगर कोई वोट डालता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, ट्रिपल लेयर आइडेंटिफिकेशन चेकिंग होगी, ये सब कुछ होता है। तो फिर बचता क्या है, जितना भी पॉसिबल है और जो जो पॉइंट्स भी पॉसिबल हैं उस सब पे कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो पुराने डीजी और कमिश्नर वगैरह थे, ऐसी बहुत सारी पोस्टिंग्स के तबादले करे गए हैं। इवन ममता बनर्जी को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए तबादले किए गए हैं, क्योंकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलेक्टोरल कमीशन हो, उन्होंने चिन्हित कर लिया है लोगों को पुराने जो रिपोर्ट्स वगैरह उन सबसे कि किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ नहीं रखना है। तो ममता बनर्जी ये 6 पॉइंट सुनने के बाद एक तरह से सदमे में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसी बीच में लेकिन उन्होंने अपना फाइनली इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। 1 महीने और 1 दिन पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से वो लड़ती हैं, तो उन्होंने भवानीपुर चूज़ किया है। और शुभेंदु अधिकारी ने सीधी बात बोली कि जहाँ से आप लड़ेंगे सामने मैं ही लड़ूंगा, चाहे नंदीग्राम भवानीपुर दोनों लड़िए, चाहे आपसे भवानीपुर लड़िए चाहे नंदीग्राम। तो अभी तो यही बात निकल के आई है कि वो भवानीपुर से लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी उनके सामने लड़ेंगे। और उसमें वो उन्होंने दावा ठोका है कि मैं शुभेंदु अधिकारी को 60,000 वोटों से हराऊंगी। अरे आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, भवानीपुर से पिछली बार 62,000 से जीती थी, आपको तो ज़्यादा से जीतना चाहिए, क्योंकि बाई इलेक्शन में जीती थी और सामने जो कैंडिडेट थे वो कमज़ोर थे और बाई इलेक्शन में ज़्यादा वोटिंग और ये सब चीज़ें कम रहती है, तो आप 60,000 से जीत गई थी। आपकी बार कोशिश कीजिए जीतिए 1 लाख से, लेकिन नहीं जीत, आपने 60,000 बोला है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उस सीट पे से 60,000 वोट तो कट ही गए हैं SIR में। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर सम पीपल इन बंगाल। और असम के अंदर थिंग्स आर लुकिंग वेरी नाइस फॉर बीजेपी। बंगाल में भी अपवर्ड ट्रेंड है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि यार 42% का वोट शेयर क्लियर होता है तो बीजेपी अपवर्ड्स जाएगी। लास्ट टाइम जब हमने बात करी तो INS मैट्रिक्स ने वहाँ पे 41 से 43% के बीच वोट शेयर दिया था। अगर इतना वोट शेयर दे रहे हैं तो मैंने आपसे सीधी बात लास्ट टाइम भी बोली थी कि 42% से अगर वोट शेयर ऊपर जाएगा तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर अभी भी 141 पे
अगर बातचीत चल रही है तो आई थिंक कि 44-45% तक बीजेपी लेके जा सकती है, अगर प्रॉपरली आरएसएस और बीजेपी मिलकर काम करे जैसे कि वो कर रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। बाकी आगे जो खबर रहेगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। टू समराइज द वीडियो, असम में हमने शुरुआत में बात करी, असम की बात क्लियर बात आ गई कि बीजेपी इज इन गुड पोजीशन। 93 से 96 मेरे हिसाब से वो अपने दम पे निकाल सकते हैं और अपने साथ वालों के साथ में 104 सीट तक जा सकते हैं। और एक जो एमपी हैं असम के अंदर वो बीजेपी में आ गए हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस की जो संख्या है लोकसभा में वो 99 से 98 पर पहुंच गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद इसके साथ में एक और वीडियो और रिलीज़ करेंगे जो कि रहेगी जियोपॉलिटिक्स के बारे में। तब तक के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।